नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई और आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इन दोनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ा रहा हूँ आपको, और उससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये 11th पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के मॉडल पर वर्णन करता है। तो देखिए, वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो इसका ये कौन से पार्ट में आता है, ये आता है डीपीएसपी में, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। देखिए, डीपीएसपी की बात करते हैं तो जो भी हमारे सोशल और इकोनॉमी डेमोक्रेसी देता है हमें डीपीएसपी, इसका आर्टिकल एग्जाम में आता है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है डीपीएसपी का आर्टिकल। अगर मैं बात करूं कि डीपीएसपी हमने बोरोड कहां से करा था, कौन सी कंट्री से लिया था, तो हमने डीपीएसपी आयरलैंड से लिया था। तो आर्टिकल याद रखो, 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल आयरलैंड से लिया था हमने डीपीएसपी। जो हमारा डीपीएसपी है वो नॉट जस्टिफिएबल है, ये भी याद रखो आप। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, प्रेमबल। देखिए, प्रेमबल की बात करते हैं तो 42 अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। 42 अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड ऐड करे थे प्रेमबल में, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड करे थे प्रेमबल में हमने 42 अमेंडमेंट 1976 में। तो याद रखो, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड करे थे प्रेमबल में। देखिए, ऑप्शन सेकंड देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। 42 अमेंडमेंट 1976 में हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी। 86 अमेंडमेंट 2002 में हमने 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ऐड करी थी। तो प्रेजेंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पहले 10 ऐड करी थी 42 अमेंडमेंट 1976 में। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 86 अमेंडमेंट में करी थी। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो यूएसएसआर से मतलब रशिया से बोरो करी थी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ये जस्टिफिएबल है। फंडामेंटल राइट, इसका आर्टिकल आता है 12 से लेकर 35 तक, और हमने यूएसए से लिया है फंडामेंटल राइट्स। मगर जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, ये नॉट जस्टिफिएबल है, तो ये पॉइंट भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से नदियों पर विचार करें कि जितने भी रिवर थी हमको हमें उसका करंट सीक्वेंस बताना है। ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक डायरेक्शन अरेंज करना है हमें। तो किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। तो किशन गंगा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो किशन गंगा जो झेलम रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और झेलम रिवर जम्मू कश्मीर से निकलती है। फिर गंगा की बात करते हैं, गंगा देवप्रयाग में बनती है। देवप्रयाग कहाँ पड़ता है, देवप्रयाग उत्तराखंड में बनता है। भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहां से बनती है गंगा रिवर। तो ये कहां पर बनती है, उत्तराखंड में। वेनगंगा और पेनगंगा की बात करते हैं, ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, तो ये भी याद रखो। तो देखिए, ये है हमारी झेलम रिवर। जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर सबसे ऊपर आती है, झेलम रिवर। वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो है किशन गंगा। फिर उसके बाद आते हैं नीचे उत्तराखंड में, ये गंगा रिवर है, सेकंड नंबर में गंगा रिवर आती है। फिर गोदावरी रिवर नीचे, जो ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की वो है वेनगंगा, और जो नीचे वाली ट्रिब्यूटरी है वो है पेनगंगा। तो करेक्ट सीक्वेंस देखते हैं, सबसे ऊपर आती है किशन गंगा, फिर गंगा रिवर, फिर वेन गंगा और फिर पेनगंगा। तो नॉर्थ से लेकर हमें साउथ तक सीक्वेंस जमाना था, तो ये सीक्वेंस है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल सीधा सीक्वेंस है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच दिस अपीयर अंडर द सिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रमिक क्रम है जिसमें से यह सिमुलेटिव आदिम पृथ्वी की स्थिति के तहत दिखाई दिए। हमें करंट सीक्वेंस बताना है जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन है हमारी, उसके हिसाब से। सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आता है मीथेन, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रेल और अमीनो एसिड। ये करेक्ट सीक्वेंस है। इस हिसाब से जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन के हिसाब से ये मटेरियल आए थे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम। परिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ये बताना है। तो इट्स रिप्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इज गिवन स्पेस टाइम। तो इकोनॉमिक सिस्टम का ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ठीक है, ये हमारे लिविंग थिंग्स हो गए, और जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मिनरल्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी इसमें आता है। जो फंक्शनल यूनिट है इसकी, इट इज अ फंक्शनल यूनिट, हाँ ये बिल्कुल ये फंक्शनल यूनिट जैसे काम करता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, इट्स हैव
वॉन प्रोडक्टिविटी, तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी खुद की प्रोडक्टिविटी है, ये ऑप्शन भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन है इट इज क्लोज सिस्टम। देखिए जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना वो हमारा ओपन सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम नहीं होता। तो इसमें पूछा था कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम नहीं है, वो हमारा ओपन सिस्टम है, याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो प्रेसिडेंट रूल था वो कौन सी स्टेट में लगाया गया था फर्स्ट टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में। याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले टाइम लगाया गया था पंजाब स्टेट में। डेट भी याद रखो 20 जून 1951 में लगाया गया था पंजाब में प्रेसिडेंट रूल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो क्वेश्चन आते हैं, पंजाब स्टेट की बताता हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज तक लगाया था पंजाब में प्रेसिडेंट रूल, तो लगभग 3000 दिन से ज्यादा तक लगा था पंजाब में प्रेसिडेंट रूल। एक और क्वेश्चन आता है जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें मैक्सिमम टाइम लगा है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम लगा है प्रेसिडेंट रूल 10 बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल। अगर सबसे ज्यादा दिन का पूछेगा तो वो लगा पंजाब में, अगर सबसे ज्यादा बार पूछेगा कौन सी स्टेट में लगा है तो वो सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगा है, 10 बार लग चुका है प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में। एक और क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी दो स्टेट कौन सी हैं जिसमें अभी तक प्रेसिडेंट रूल है ना, अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। तो कौन सी दो स्टेट है जिसमें अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तेलंगाना स्टेट और छत्तीसगढ़ स्टेट में अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं प्रेसिडेंट रूल की बात करूं तो मिनिमम कितने टाइम तक लग सकता है प्रेसिडेंट रूल, तो 6 मंथ तक लग सकता है प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद 6 मंथ और बढ़ेगा, 6 मंथ और बढ़ेगा, ऐसे कर अगर मैं मैक्सिमम टाइम पूछूं, मैक्सिमम टाइम कितने टाइम तक लग सकता है प्रेसिडेंट रूल, तो 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लग सकता है कोई भी स्टेट में। मगर 3 साल के बाद आपको अगर एक्सटेंड करना है प्रेसिडेंट रूल तो आपको एक अमेंडमेंट कराना पड़ेगी, ठीक है, अमेंडमेंट होगी, उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितना टाइम के लिए लग सकता है प्रेसिडेंट रूल, तो 6 मंथ के लिए मिनिमम प्रेसिडेंट रूल लग सकता है और मैक्सिमम टाइम होता है हमारा 3 साल, उसके बाद अमेंडमेंट होती है। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए जो हमारी पार्लियामेंट होती है ना वो बिल पास करेगी 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर बिल पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। उसके बाद बिल पास जो होता है ना वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है प्रेसिडेंट रूल के लिए। आर्टिकल 352 याद रखो आप। देखिए जो आर्टिकल 352 होता है वो हमारा नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 से। और जो आर्टिकल 360 होता है ना उसमें आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारी 3 इमरजेंसी हैं, एक हमारी नेशनल इमरजेंसी हो गई आर्टिकल 352 में आता है, दूसरा हो गया हमारा प्रेसिडेंट रूल जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, ये आर्टिकल 356 में आता है। फिर आर्टिकल 360 में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक नहीं लगी। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है ना वो सबसे पहले कब लगी थी, वो 1962 में सबसे पहले इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ, राष्ट्रपति किसका भाग है, तो देखिए जो प्रेसिडेंट है ना वो इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति पार्लियामेंट का पार्ट है। देखिए पार्लियामेंट में लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ये 3 चीज होती है पार्लियामेंट में, इन तीनों को मिलाकर हम पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट का आर्टिकल याद रखो 79 आर्टिकल में आता है पार्लियामेंट। लोकसभा का आर्टिकल 81 होता है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 होता है और हमारा प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 52 में आते हैं प्रेसिडेंट। तो ये तीनों आर्टिकल याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोकसभा है और राज्यसभा इसको मिलाकर हम बाई कैबिनल लेजिस्लेटिव बोलते हैं, इन दोनों हाउस को मिलाकर। देखिए जो बाई कैबिनल लेजिस्लेटिव है वो हमने कहां से लिया था, वो हमने यूके से लिया था। तो बाई कैबिनल लेजिस्लेटिव लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बोलते हैं हम, ये दोनों हाउस को मिलाकर बोलते हैं। ये हमने बोरो किया था ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटी ऑफ द सीएम, संविधान के कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है। तो देखिए जो ड्यूटी होती है सीएम की वो आती है आर्टिकल 167 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन। आर्टिकल 162 में क्या होता है, इसमें आती है जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना हमारी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 162। आर्टिकल 164 देखिए गवर्नर जो होता है ना वो अपॉइंट करता है सीएम को, ये आर्टिकल आता है 164 में। आर्टिकल 165 में क्या आता है, जो हमारा एडवोकेट जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं स्टेट्स के, वो उनका आर्टिकल होता है 165 का। ये हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं किसी भी स्टेट के। तो याद रखो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर पूछेगा किसी भी स्टेट के तो वो होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जिनका आर्टिकल 165 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए जो IMF है ना हमारा, IMF का कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो IMF बना कब था? 27 दिसंबर 1945 में IMF बना था। इसका हेडक्वार्टर याद रखो, काफी इंपोर्टेंट है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन DC USA में आता है, तो USA में इसका हेडक्वार्टर है IMF का। IMF जो है ना उसके अंदर 190 कंट्रीज आती हैं, 190 कंट्रीज आती हैं। और IMF की ऑफिशियली लैंग्वेज याद रखो, IMF की ऑफिशियली लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है इंग्लिश। देखिए IMF लोन किसको देता है? IMF लोन देता है जो भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कंट्री है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कंट्री है, BOP कंट्री हमारी, उनको लोन देता है IMF, मगर वो मेंबर कंट्री होती है IMF की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इज ग्रांट लोन टू ओनली द मेंबर कंट्री। जितनी भी मेंबर कंट्री होती है IMF की, उन्हीं को लोन देता है IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोवरिंग द बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड टू। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दर को कम करने से देश होता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बैंक रेट अगर RBI ने कम कर दिया, ठीक है, जो बैंक रेट है वो RBI ने अगर कम कर दिया, ठीक है, लेस कर दिया, तो क्या होगा? जो हमारी बैंक्स है ना वो क्या करेगी? RBI से ज्यादा पैसा लेगी, ज्यादा पैसा लेगी RBI से। मोर मनी विथ बैंक। तो बैंक ने क्या करा? कोई भी बैंक है उसने RBI से बहुत सारा पैसा ले लिया, क्योंकि उसको कम रेट पे, कम इंटरेस्ट में पैसा दे रही है RBI, ठीक है। बैंक रेट मतलब क्या होता है कि RBI बैंकों को कम इंटरेस्ट में पैसा देगी। तो बैंक क्या करेगी? बैंक ज्यादा पैसा ले लेगी RBI से। तो मोर मनी विथ बैंक, ज्यादा मनी हो गई बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगी? मार्केट में पैसा देगी। मार्केट में पैसा देगी मतलब पीपल्स को, जो भी लोग हैं उनको पैसा देगी बैंक। जैसे ही बैंक ने मार्केट में पैसा दिया, लोगों को पैसा दिया, बैंक भी क्या करेगी? लो इंटरेस्ट में पैसा देगी लोगों को। बैंक ने क्या करा? मार्केट में लोगों को लो इंटरेस्ट में पैसा दिया। जैसे लोगों के पास पैसा आएगा ना, बैंक से लोगों ने पैसा लिया तो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। लोगों ने इन्वेस्ट करा तो एम्प्लॉयमेंट आया, ठीक है। इन्वेस्ट करा किसी में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट होगा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की हमारी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की, और जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी ना, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आने लगा। जैसे ही पैसा आएगा ना तो लोग बहुत सारी चीजें खरीदने लगेंगे, अलग अलग चीजें खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे बहुत चीजों में। तो जो भी मार्केट की चीजें होंगी उसकी डिमांड बढ़ेगी। ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ने लगेगी ना, मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। कि RBI ने क्या करा? RBI ने बैंक रेट कम कर दिया। इससे क्या हुआ? जो भी बैंक थे ना उन्होंने RBI से बहुत सारा पैसा ले लिया कम इंटरेस्ट में। अब बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो बैंक क्या करेगी? वो मार्केट में पैसा देगी, मतलब लोगों को पैसा देगी। जैसे ही लोगों को पैसा दिया बैंक ने कम इंटरेस्ट में, बैंक भी कम इंटरेस्ट में पैसा देगी फिर लोगों को, कि लोग जितने भी लोग हैं वो ज्यादा पैसा ले लोन बैंक से। तो जैसे ही लोगों ने लो इंटरेस्ट में पैसा लिया और लोगों ने क्या करा? उस पैसे को लेकर इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करा लोगों ने तो मतलब एम्प्लॉयमेंट मिला उनको। एम्प्लॉयमेंट मिला मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई कंट्री की। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोग जितने भी हैं अलग अलग चीजें खरीदेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। याद रखो बैंक रेट का कॉन्सेप्ट। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूँ, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे CRR हो, या SLR हो, या रिपो रेट हो, इनमें अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी कंट्री की, है ना। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए RBI क्या करेगी? RBI लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देगी बैंक रेट को, CRR को, SLR को और रिपो रेट में। ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देगी। जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको हम क्या बोलते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर RBI लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देगी तो उसको हम बोलते क्या है? उसको हम बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी बोलते हैं। दूसरा वर्ड आता है एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, और एक और वर्ड याद रखो लूज मनी पॉलिसी। ये तीनों नाम याद रखो, लूज मनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी। जब भी RBI लो रेट में इंटरेस्ट देगी तो उसको 3 नाम से जानते हैं हम। एक और चीज याद रखो, अगर मान लो इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया, मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया, हाईएस्ट इन्फ्लेशन हो गया, मतलब क्या होता है? जो इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है RBI का, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी, और एक और नाम से जानते हैं हम कंस्ट्रक्शन मनी पॉलिसी। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा आ जाएगा, तो उसको हम 3 नाम से जानते हैं, डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, कंस्ट्रक्शन मनी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन फर्स्ट पेपरलेस बजट? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? देखिए कोविड के टाइम में, जब कोविड चल रहा था 2019 में, फाइल वगैरह टच करने में कोविड फैल रहा था, तो उस टाइम जो हमारी निर्मला सीतारमन थी, निर्मला सीतारमन ने
उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थी हमारी, अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। तो कोविड के बाद जो भी यूनियन बजट आया था 2021-2022 वाला, वो फर्स्ट पेपरलेस बजट था इंडिया का। याद रखो, कोविड के टाइम की बात हो रही है। यूनियन बजट 2021-22 फर्स्ट पेपरलेस बजट था इंडिया का। देखिए ये 11 पार्ट था। जो भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो पीडीएफ होती है लेक्चर की, वो मैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन डालता हूँ, और इसकी लिंक कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम की जो भी हमारा लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी लिंक। आप हमारे साथ जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसमें भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।